नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल स्टोरीज हब पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी सभ्यता की जो खोजकर्ताओं के बीच खूब प्रचलित है, सिंधु घाटी सभ्यता। दोस्तों, आज हम प्राचीन भारतीय इतिहास में हमारी सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जानेंगे। इसे भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता माना जाता है। इसके साथ साथ यह विश्व की 4 प्राचीन सभ्यताओं में से एक है। विश्व की बाकी 3 प्राचीन सभ्यताएं कुछ इस प्रकार हैं। पहली, नील नदी की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता। दूसरी, मेसोपोटामिया की सभ्यता। और तीसरी, चीन की सभ्यता। विश्व की बाकी 3 प्राचीन सभ्यताएं। सिंधु घाटी सभ्यता से पहले वैदिक काल को ही सबसे प्राचीन माना जाता था, लेकिन जब भारत में अंग्रेजों के समय इस सभ्यता के स्थलों की खोज आरंभ हुई तो फिर इसे भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता माना गया था। दोस्तों, सबसे पहले 1826 में एक ब्रिटिश यात्री जिनका नाम चार्ल्स मैसन था, वे पाकिस्तान के यात्रा पर गए। लेकिन दोस्तों, ये याद रखिएगा कि उस समय कोई पाकिस्तान नहीं था, ये सारे क्षेत्र भारत के ही हिस्से थे। हम बस आपकी समझ के लिए आज के क्षेत्रों के नाम के हिसाब से आपको समझा रहे हैं। जब चार्ल्स मैसन 1826 में पाकिस्तान क्षेत्र की यात्रा के लिए गए, तब उन्हें वहां हड़प्पा क्षेत्र के कुछ हिस्से मिले और उसके बारे में उन्हें थोड़ी जानकारी प्राप्त हुई। और चार्ल्स मैसन ने तब उस समय एक अनुमान दिया कि उस क्षेत्र में कभी कोई सभ्यता रही होगी, लेकिन कोई स्पष्ट रूप से इनके द्वारा कुछ नहीं बताया गया था। चार्ल्स मैसन के द्वारा नैरेटिव ऑफ जर्नीज नामक एक पत्रिका भी निकाली गई थी, जिसमें इन्होंने इस घटना का वर्णन किया था और फिर धीरे धीरे ये घटना फैलना शुरू हुई थी। इसके बाद 1856 में कराची और लाहौर के बीच एक रेल पथ का निर्माण कार्य चल रहा था, जिसे 2 इंजीनियर जेम्स बर्टन और विलियम बर्टन बना रहे थे। इन्हें बर्टन बंधु के नाम से भी जाना जाता है। जब इन बर्टन बंधुओं के नेतृत्व में इस रेलवे लाइन के निर्माण का कार्य चल रहा था, तब उन्हें इस क्रम में आसपास के क्षेत्रों कई ईंटें प्राप्त हुई और इन्होंने उन ईंटों को अपने इस रेलवे लाइन के लिए इस्तेमाल कर लिया था। और तब इन्हें लगा था कि यहाँ पहले कोई भवन रहा होगा, लेकिन इन्हें यह नहीं पता था कि यह ईंटें किसी सभ्यता का हिस्सा थी और इन्होंने इसके बारे में कुछ ढूंढने का प्रयास भी नहीं किया था। जिस व्यक्ति ने इस सभ्यता के संबंध में सबसे पहले खोज करने का प्रयास किया था, वे अलेक्जेंडर कनिंघम थे, जिन्हें भारत के पुरातात्विक विभाग का जनक भी कहा जाता है। इन्होंने इन क्षेत्रों का 1853 से लेकर 1856 तक कई बार दौरा किया, परंतु इन्हें भी उस समय कोई बड़ी सफलता इसके संबंध में प्राप्त नहीं हुई थी और वे भी इस सभ्यता के संबंध में कोई व्यवस्थित जानकारी नहीं दे पाए थे। इसके बाद 1921 में भारत के पुरातन विभाग के प्रमुख सर जॉन मार्शल थे और इनके नेतृत्व में इन क्षेत्रों में खुदाई का कार्य आरंभ हुआ था। इस खुदाई के कार्य का नेतृत्व 2 भारतीय व्यक्ति संभाल रहे थे, जिनका नाम दयाराम साहनी और राखल दास बैनर्जी था। दयाराम साहनी जी को राय बहादुर दयाराम साहनी के नाम से भी जाना जाता है। इस क्रम में दयाराम साहनी के नेतृत्व में हड़प्पा क्षेत्र की खोज की गई और राखल दास बैनर्जी के नेतृत्व में मोहनजोदड़ो क्षेत्र की खोज करी गई थी और इस प्रकार सिंधु घाटी सभ्यता के प्रारंभिक खोजकर्ताओं के रूप में भी इनको देखा जाता है। इस सभ्यता की खोज में सबसे पहले हड़प्पा क्षेत्र की खुदाई करी गई थी और वर्तमान में ये क्षेत्र पाकिस्तान के सिंध प्रांत के अंतर्गत आता है। सिंधु घाटी सभ्यता का काल। दोस्तों, इस सभ्यता के पुरातात्विक और साहित्यिक स्रोत दोनों ही प्राप्त हुए हैं, परंतु इसके साहित्यिक स्रोतों को अभी तक नहीं पढ़ा जा सका है, इसलिए इसके काल को इसके पुरातात्विक स्रोतों के आधार पर बताया गया है। इसी कारण की वजह से इसके काल को लेकर अलग अलग इतिहासकारों में मतभेद और अलग अलग मत हैं। जैसे सर जॉन मार्शल, जिनके संबंध में हमने ऊपर चर्चा की थी, उनके अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता का काल 3250 ईसा पूर्व से लेकर 2750 ईसा पूर्व तक का है। एक तकनीक जिसका नाम कार्बन 14 C14 है, इसके माध्यम से किसी जीवाश्म की आयु का पता लगाया जाता है। तो इस तकनीक के हिसाब से इस सभ्यता का काल 2300 से 1750 ईसा पूर्व तक बताया गया है और DP अग्रवाल के द्वारा इस तकनीक को सबसे ज्यादा श्रेय दिया गया था। दोस्तों, कई किताबों में आपको इसके अलग अलग काल देखने को मिलेंगे, जैसे कि 2400 1700 ईसा पूर्व और 2350 1750 ईसा पूर्व। सिंधु घाटी सभ्यता के काल को 3 चरणों में विभाजित किया जाता है, जो कुछ इस प्रकार हैं। प्रारंभिक चरण 3300 ईसा पूर्व से लेकर 2600 ईसा पूर्व, माध्यमिक चरण 2600 ईसा पूर्व से लेकर 1900 ईसा पूर्व, अंतिम चरण 1900 ईसा पूर्व से लेकर 1300 ईसा पूर्व। सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता का नामकरण। इस सभ्यता के मुख्य रूप से 3 नाम देखने को मिलते हैं, जो कुछ इस प्रकार हैं। सिंधु घाटी सभ्यता सभ्यता के बहुत सारे स्थल सिंधु नदी के किनारे प्राप्त हुए हैं, इसलिए इसको सिंधु घाटी सभ्यता नाम दे दिया गया।
सिंधु एवं सरस्वती सभ्यता बाद में इसके कुछ स्थल सरस्वती नदी के किनारे भी प्राप्त हुए, इसलिए ये नाम भी इस सभ्यता को दिया गया। परंतु ये नाम कुछ इतिहासकारों के मध्य ही उपयोग में लाया गया और इस नाम को किसी किताब में बहुत कम प्रचलित किया गया। हड़प्पा सभ्यता। इतिहास में जब भी किसी सभ्यता की खोज की गई और उसके नामकरण में कोई परेशानी आए तो उस सभ्यता के जिस क्षेत्र की खुदाई सबसे पहले की जाती थी उस क्षेत्र पर ही उस सभ्यता का नाम रख दिया जाता था, इसलिए इस सभ्यता को यह नाम दिया गया और इस सभ्यता को लेकर यह नाम बहुत ज्यादा प्रचलित है और उपयोग में लाया जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता। इसके बारे में हमने ऊपर भी चर्चा की थी कि सबसे पहले इस सभ्यता की खोज में हड़प्पा क्षेत्र की खुदाई हुई थी। सिंधु घाटी सभ्यता का उद्भव जब इस सभ्यता के संस्थापक या यूं कहें कि निर्माता के पता लगाने की बात आई तो इस पर भी अलग अलग इतिहासकारों के अलग अलग मत सामने आए और आपस में मतभेद देखने को मिलता है। जैसे कि विदेशी इतिहासकारों के इस विषय में अलग मत है, जबकि भारतीय इतिहासकारों के इस विषय में अलग मत हैं। आइए जानें सिंधु घाटी सभ्यता को लेकर विदेशी मत क्या है। विदेशी इतिहासकारों ने अपने मत कुछ इस प्रकार रखे कि जिन विश्व की प्राचीन सभ्यताओं के बारे में हमने सबसे पहले ऊपर चर्चा की थी, जैसे कि मेसोपोटामिया की सभ्यता, तो मेसोपोटामिया की सभ्यता के अंदर एक सुमेरियन नामक सभ्यता थी। विदेशी इतिहासकारों के अनुसार सुमेरियन सभ्यता के लोगों ने ही उत्तर पश्चिमी भारतीय क्षेत्रों में जाकर सिंधु घाटी सभ्यता की शुरुआत की थी और वहां अपने घरों और नगरों को बसाया था। विदेशी मत के अनुसार जैसे घर और भवन सुमेरियन सभ्यता में पाए गए, वैसे ही घरों और भवनों की बनावट सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त हुई है। इसके अलावा सुमेरियन सभ्यता में लोग मोहरों का इस्तेमाल करते थे और सिंधु घाटी सभ्यता में भी लोग मोहरों का इस्तेमाल किया करते थे और दोनों सभ्यताओं की कुछ धार्मिक मान्यताएं मिलती थी और इन्हीं सब कारणों से विदेशी इतिहासकारों ने अपना मत दिया कि सुमेरियन सभ्यता के लोग ही सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता थे। जिन मुख्य विदेशी इतिहासकारों ने इस मत अपनी सहमति दिखाई वे कुछ इस प्रकार हैं। 1. सर जॉन मार्शल 2, व्हीलर 3, गार्डनर चाइल्ड 4, डी कौशाम्बी। भारतीय मत। ज्यादातर भारतीय इतिहासकारों और कुछ विदेशी इतिहासकारों ने यह मत दिया कि सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता भारतीय लोग ही थे। इनके अनुसार यह मत दिया गया कि भले ही सिंधु घाटी सभ्यता के घरों और भवनों की बनावट सुमेरियन सभ्यता के घरों से मिलती जुलती है, लेकिन यहाँ की निकासी की व्यवस्था यानी नालियों की व्यवस्था अलग है। इसके अलावा ये भी कहा गया भले ही दोनों सभ्यताओं के घरों और भवनों की बनावट मिलती जुलती है, लेकिन यहाँ की ईंटों का आकार अलग अलग है और दोनों सभ्यताओं में मोहरों की विशेषताओं में भी अंतर है। जिन मुख्य भारतीय इतिहासकारों ने इस मत अपनी सहमति दिखाई वे कुछ इस प्रकार हैं। 1. राखल दास। इन्होंने द्रविड़ जाति के लोगों को सिंधु घाटी सभ्यता का निर्माता बताया और ये वही व्यक्ति हैं जिनके संबंध में हमने ऊपर चर्चा की थी कि इनके नेतृत्व में मोहनजोदड़ो क्षेत्र की खोज व खुदाई करी गई थी। 2. टी.एन. रामचंद्र, लक्ष्मण स्वरूप पुसालकर। इन्होंने यह मत दिया कि इस सभ्यता के निर्माता आर्य थे, लेकिन इनके मत को ज्यादा प्रधानता नहीं दी जाती क्योंकि आर्य वैदिक काल के निर्माता थे और वैदिक काल की कोई भी समानताएं हमें सिंधु घाटी सभ्यता में देखने को नहीं मिलती हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता में लोग ईंटों के घरों में रहते थे और वैदिक काल में लोग झोपड़ियों में रहते थे, और यदि आर्य इतनी पूर्व सिंधु घाटी की सभ्यता के काल में आ गए थे तो उन्हें ईंटों के घरों और बाकी सब चीजों का ज्ञान होना चाहिए था, और इस प्रकार हमें कोई समानताएं दोनों कालों में देखने को नहीं मिलती हैं। इसलिए टी.एन. रामचंद्र और लक्ष्मण स्वरूप पुसालकर के मत को ज्यादा प्रधानता नहीं दी जाती है। इसलिए राखल दास, जिन्होंने द्रविड़ जाति के लोगों को इस सभ्यता का निर्माता बताया, उसके ऊपर ज्यादा प्रधानता दी जाती है। सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार। सिंधु घाटी सभ्यता। दोस्तों, ये सभ्यता भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में स्थित थी और इन्हीं क्षेत्रों में इसका विस्तार हुआ था। जो सबसे उत्तरी स्थल इस सभ्यता का मिला है वो जम्मू कश्मीर में स्थित क्षेत्र माना है। जो सबसे पूर्वी क्षेत्र इस सभ्यता का प्राप्त हुआ वह उत्तर प्रदेश में स्थित आलमगीरपुर है। जो सबसे दक्षिणी क्षेत्र इस सभ्यता का प्राप्त हुआ है वो महाराष्ट्र में स्थित दैमाबाद है, और जो सबसे पश्चिमी क्षेत्र इस सभ्यता का प्राप्त हुआ है वो बलूचिस्तान में स्थित सुतका गेंडोर है। ये स्थल लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैले हुए हैं, परंतु वर्तमान में जैसे जैसे इस सभ्यता के बाकी और भी स्थलों की खोज की जा रही है और इसके और ज्यादा स्थल प्राप्त हो रहे हैं, इसलिए इसका क्षेत्रफल बढ़ता जा रहा है। कुछ किताबों में आपको यह मिल सकता है कि यह 15 लाख वर्ग किलोमीटर हो चुका है। इस सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल माना चिनाब नदी के किनारे स्थित है। सबसे पूर्वी क्षेत्र आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे स्थित है। सबसे दक्षिणी क्षेत्र दैमाबाद गोदावरी नदी की सहायक प्रवरा नदी के किनारे स्थित है, और सबसे पश्चिमी क्षेत्र सुतका गेंडोर दश्त नदी के किनारे स्थित है।
ये चारों स्थल एक प्रकार से इस सभ्यता की एक सीमा रेखा बनाते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता दोस्तों, अगर हम इसके सबसे उत्तरी और दक्षिणी क्षेत्र यानी माना और दैमाबाद को मिलाएं तो इसकी दूरी लगभग 1400 किलोमीटर निकल कर आती है, और वही इसके सबसे पश्चिमी और पूर्वी क्षेत्र यानी सुत्कागेंडोर और आलमगीरपुर को मिलाएं तो इसकी दूरी लगभग 1600 किलोमीटर निकल कर आती है। इस प्रकार यह एक विस्तृत और विशाल क्षेत्र में फैली हुई सिंधु घाटी सभ्यता का निर्माण करता है। वहीं आपको कुछ किताबों में ये भी देखने को मिलेगा कि जो विश्व की बाकी प्राचीन सभ्यताएं थी, जैसे नील नदी की सभ्यता और मेसोपोटामिया की सभ्यता, अगर इनको मिला भी दिया जाए तो भी हमारी सिंधु घाटी सभ्यता इससे 12 गुना ज्यादा बड़ी सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल 3 देशों से प्राप्त हुए हैं, जो कुछ इस प्रकार हैं। पहला भारत, दूसरा पाकिस्तान, तीसरा अफगानिस्तान। जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी उससे पूर्व इसके लगभग 40 से 50 स्थल प्राप्त हो गए थे, लेकिन वर्तमान में इस सभ्यता के लगभग 1400 से ज्यादा स्थल खोजे जा चुके हैं। इसमें सबसे अधिक 900 से ज्यादा स्थल भारत में खोजे गए हैं, 450 से अधिक स्थल पाकिस्तान में खोजे जा चुके हैं और मात्र 2 स्थल अफगानिस्तान में अभी तक प्राप्त हुए हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के मुख्य स्थल दोस्तों, अब हम इस सभ्यता के मुख्य स्थल, उनके खोजकर्ता, वहां से प्राप्त वस्तुएं और वे किस नदी के तट पर स्थित हैं उस पर दृष्टि डालते हैं। आइए। मुख्य स्थल खोजकर्तांदी प्राप्त वस्तुएं हड़प्पा, मोंटगोमरी, पाकिस्तान, दयाराम साहनी, 1921, रावी 1, सबसे पहले खोजा गया स्थल। 2. अन्ना भंडार, कांस्य दर्पण 3, R37 के कब्रिस्तान, दफनाने की विधि हड़प्पा से प्राप्त। 4. श्रमिक आवास मोहनजोदड़ो, लरकाना, पाकिस्तान, राखलदास बनर्जी, 1922, सिंधु। 1. सबसे बड़ा स्थल। 2. विशाल स्नानागार। 3. कांस्य मूर्ति, नग्न मूर्ति। 4. पुरोहित की मूर्ति। 5. महाविद्यालय। 6. एक श्रृंगी पशु की मुद्राएं। 7. शवों को जलाने की विधि मोहनजोदड़ो से प्राप्त। लोथल, अहमदाबाद, गुजरात, रंगनाथ राव, 1957, भोगवा। 1. गोदीबाड़ा, बंदरगाह। 2. चावल के अवशेष। 3. अग्निकुंड। 4. हाथी दांत। 5. 3 युगल समाधियां, 2 शवों को एक साथ दफनाने की विधि। 6. घोड़ों की मृणमूर्ति, मिट्टी की मूर्ति, कालीबंगा, हनुमानगढ़, राजस्थान, अमलानंद घोष घग्गर। 1. जुते हुए खेतों के प्रमाण। 2. अग्नि के हवन कुंड। 3. काले रंग की चूड़ियां। 4. भूकंप के साक्ष्य राखीगढ़ी, हिसार, हरियाणा, सूरजभान घग्गर। 1. भारत में स्थित सबसे बड़ा स्थल। 2. ताम्र उपकरण चिन्होदड़ो, सिंध, पाकिस्तान, अनेस्ट मैके एवं मजूमदार सिंधु। 1. मन के बनाने का कारखाना। 2. महिलाओं के सौंदर्य की वस्तुएं जैसे काजल, कंघा आदि। इसके अलावा सारे स्थलों में तराजू के लिए इस्तेमाल होने वाले वजन 16 के गुना अनुपात में प्राप्त हुए हैं और यह अनुपात सारे स्थलों में एक समान ही पाया गया है। हड़प्पा का पुरातत्व स्थल मोहनजोदड़ो से प्राप्त विशाल स्नानागार। भारत में सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल उत्तर पश्चिमी भारत से प्राप्त हुए हैं। भारत के स्थलों में जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश से इस सभ्यता के स्थल प्राप्त हुए हैं और सबसे ज्यादा स्थल गुजरात से प्राप्त हुए हैं। जैसे कि हमने ऊपर जाना कि भारत में 900 से अधिक स्थल इस सभ्यता के खोजे जा चुके हैं। उनमें जो मुख्य स्थल हैं वे कुछ इस प्रकार हैं। 1. माना, ये स्थल भारत के जम्मू कश्मीर से प्राप्त हुआ है। ये स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल है और इसे चिनाब नदी के तट पर खोजा गया है। 2. रोपड़ और संघोल, ये दोनों स्थल भारत के पंजाब राज्य से प्राप्त हुए हैं। 3. बनवाली, राखीगढ़ी और भगवानपुरा, ये स्थल भारत के हरियाणा राज्य से प्राप्त हुए हैं। बनवाली स्थल से मिट्टी के हल्के अवशेष पाए गए हैं और इसके साथ साथ यहाँ से बैलगाड़ी के खिलौने भी प्राप्त हुए हैं। राखीगढ़ी स्थल भारत में पाए गए सारे स्थलों में सबसे बड़ा स्थल है। 4. कालीबंगा और बालाथल, ये स्थल भारत के राजस्थान राज्य से प्राप्त हुए हैं। कालीबंगा स्थल में काले रंग की चूड़ियां प्राप्त हुई हैं, जुते हुए खेतों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं और इसके साथ साथ कालीबंगा से अग्निकुंड के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। बीबी लाल और बालकृष्ण थापर कालीबंगा स्थल के खोजकर्ता हैं। 5. आलमगीरपुर, ये स्थल भारत के उत्तर प्रदेश राज्य से प्राप्त हुआ है और इसके बारे में ऊपर भी जाना था कि यह स्थल इस सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल है और यह हिंडन नदी के तट पर स्थित है। 6. संगरौली और बड़गांव, ये स्थल भी भारत के उत्तर प्रदेश राज्य से प्राप्त हुए हैं। 7. दैमाबाद, ये स्थल भारत के महाराष्ट्र राज्य में प्राप्त हुआ है और यह स्थल इस सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थल है। ये गोदावरी नदी की सहायक प्रवरा नदी के किनारे स्थित है।
8. लोथल, ये स्थल भारत के गुजरात राज्य से प्राप्त हुआ है। लोथल सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह था और यहाँ से इस सभ्यता के जलीय मार्ग से व्यापार होते थे। लोथल से अग्निकुंड के अवशेष और चावल के अवशेष प्राप्त हुए हैं। 9. धोलावीरा, ये स्थल भारत के गुजरात राज्य के कच्छ क्षेत्र से प्राप्त हुआ है। धोलावीरा को एक सुव्यवस्थित नगर के रूप में देखा जाता है, लेकिन जैसे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में नगर 2 भागों में बंटे हुए होते थे, यहाँ पर नगर के 3 भागों में बंटे होने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इस सभ्यता के सबसे अच्छी जल निकासी की व्यवस्था के साक्ष्य धोलावीरा से प्राप्त हुए हैं और यहाँ से लकड़ी की नालियां प्राप्त हुई हैं। 10. सुरकोटदा, ये स्थल भारत के गुजरात राज्य से प्राप्त हुआ है। सुरकोटदा से घोड़े के अस्थि के अवशेष प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा ऐसे घोड़े के अस्थि के प्रमाण किसी दूसरे स्थल से प्राप्त नहीं हुए हैं। इससे हम यह अनुमान लगा सकते हैं, क्योंकि यह स्थल समुद्र के किनारे बसा था, तो ये हो सकता है कि ईरान से व्यापार दृष्टि से यह घोड़े यहाँ बंदरगाह के माध्यम से आए होंगे और यहीं रह गए होंगे। और इससे हम ये कह सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को पूरी तरह से घोड़ों की जानकारी नहीं भी हो सकती होगी, क्योंकि किसी दूसरे स्थल से घोड़े के अस्थि के प्रमाण नहीं मिले हैं। 11. रंगपुर, ये स्थल भारत के गुजरात राज्य से प्राप्त हुआ है। यहाँ से भी चावल के अवशेष प्राप्त हुए हैं। 12. रोजदी और भगतराव, ये स्थल भी भारत के गुजरात राज्य से प्राप्त हुए हैं। अफगानिस्तान, जैसे कि हमने ऊपर जाना कि अफगानिस्तान में इस सभ्यता के केवल 2 क्षेत्र ही प्राप्त हुए हैं, जो कुछ इस प्रकार हैं। 1. शोरतुगई 2, मुंडीगाग पाकिस्तान। दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता में 2 क्षेत्रों उनकी राजधानी के रूप में देखा जाता है। पहला क्षेत्र है हड़प्पा और दूसरा क्षेत्र है मोहनजोदड़ो, और ये दोनों ही क्षेत्र वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित हैं। पाकिस्तान के स्थलों में हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और चन्होदड़ो जैसे प्रसिद्ध मुख्य स्थल हमें देखने को मिलते हैं। जैसे कि हमने ऊपर जाना कि पाकिस्तान में 450 से अधिक स्थल इस सभ्यता के खोजे जा चुके हैं। उनमें जो मुख्य स्थल हैं वे कुछ इस प्रकार हैं। 1. हड़प्पा। दोस्तों, जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था, तब जो पंजाब का क्षेत्र था वह भी 2 भागों में बंट गया था, और जो पंजाब का हिस्सा पाकिस्तान के पास चला गया था, उसी पंजाब प्रांत में सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहला खोजा गया स्थल हड़प्पा प्राप्त हुआ है। इसी कारण से इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। इस हड़प्पा स्थल की खोज रावी नदी के तट पर की गई थी। 2. मोहनजोदड़ो। इस स्थल को पाकिस्तान के सिंध प्रांत में सिंधु नदी के दाएं तट पर खोजा गया था। यह इस सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। दोस्तों, हमने ऊपर राखीगढ़ी के बारे में जाना था, वह भारत में पाए गए स्थलों में सबसे बड़ा स्थल है, लेकिन मोहनजोदड़ो पूरी सभ्यता के स्थलों में सबसे बड़ा स्थल है। 3. चन्होदड़ो। इस स्थल को पाकिस्तान के सिंध प्रांत में सिंधु नदी के बाएं तट पर खोजा गया था। 4. कोटडीजी। इस स्थल को भी पाकिस्तान के सिंध प्रांत में सिंधु नदी के बाएं तट पर खोजा गया था। 5. सुतकागेंडोर। इस स्थल को पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में खोजा गया था, और हमने ऊपर यह भी जाना था कि सुतकागेंडोर इस सभ्यता का सबसे पश्चिमी क्षेत्र है। 6. डाबरकोट और बालाकोट। ये दोनों स्थल भी पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में ही खोजे गए हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का नगर नियोजन इस सभ्यता की सबसे बड़ी विशेषता नगर नियोजन को माना जाता है, क्योंकि इस सभ्यता में पाए गए स्थलों में नगरीय व्यवस्था देखने को मिलती है। इस सभ्यता में पाए गए नगर, उनके स्वरूप, उनकी उत्तम जल निकासी व्यवस्थाएं किसी दूसरी सभ्यता में नहीं पाई गई हैं। ग्रिड पद्धति इस सभ्यता के नगर नियोजन में सबसे मुख्य ग्रिड पद्धति है। इसमें यह होता है कि उत्तर से दक्षिण की तरफ सीधी लकीरें बनाई जाती हैं, और पश्चिम से पूर्व की तरफ भी सीधी लकीरें बनाई जाती हैं, और ये उत्तर से दक्षिण की लकीरें पश्चिम से पूर्व की तरफ बनाई गई लकीरों को 90 डिग्री के कोण में काटती है। इससे कुछ ऐसा आकर बनता है जैसा कि आप शतरंज को देखते हैं, उसमें भी लकीरें एक दूसरे को 90 डिग्री के कोण में काटती है। इस सभ्यता में नगर इसी ग्रिड पद्धति के अनुसार बनाए जाते थे, जैसे कि आप नीचे चित्र में देख सकते हैं। ग्रिड पद्धति नगरों का विभाजन इस सभ्यता में नगर 2 भागों में बंटे हुए होते थे, जिसको हम पूर्वी नगर और पश्चिमी नगर कह सकते हैं। पूर्वी नगर निचले नगर होते थे और उनकी ऊंचाई कम होती थी, और पश्चिमी नगर ऊपरी नगर या दुर्ग कहलाते थे, उनकी ऊंचाई अधिक होती थी। पूर्वी नगर में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग जैसे कि मजदूर, किसान आदि वर्ग रहते थे, और पश्चिमी नगर में अमीर और राजपाट से जुड़े लोग रहते थे, और पश्चिमी नगर में घर भी पूर्वी नगर से ज्यादा अच्छे और सुव्यवस्थित थे। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और बाकी के अधिकांश स्थलों में नगर इसी 2 भागों के हिसाब से बंटे हुए प्राप्त हुए हैं, लेकिन जैसे कि हमने ऊपर जाना कि गुजरात से पाए गए धोलावीरा में नगर के 3 भागों में बंटे हुए होने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं।
ईंट इस सभ्यता में नगरों के भवनों और दुर्गों को ईंटों के माध्यम से बनाया जाता था। इसके स्थलों से कच्ची और पक्की दोनों तरह की ईंटें प्राप्त हुई है। कच्ची ईंटों का प्रयोग भवनों की चारों तरफ से घेरी हुई दीवारों को बनाने और सड़कें बनाने के लिए किया जाता था। पक्की ईंटों का प्रयोग भवनों, घरों को बनाने के लिए किया जाता था। इन स्थलों से पाई गई ईंटें 4:1 के अनुपात में प्राप्त हुई हैं। सड़क, जैसे कि हमने ऊपर जाना कि नगर ग्रिड पद्धति के अनुरूप बनाए जाते थे, तो इसमें सड़कें भी एक दूसरे को 90 डिग्री के कोण में काटती हुई समकोण बनाती थी और घरों के बगल से गुजर कर जाती थी। इसके अलावा 2 प्रकार की सड़कें होती थी। पहली मुख्य सड़क जो बड़ी और लगभग 10 मीटर चौड़ी हुआ करती थी, और दूसरी गलियों की सड़कें जो छोटी और लगभग 3-4 मीटर चौड़ी होती थी। दोस्तों, वर्तमान समय में भी जो हमारे नगर हैं कुछ इसी प्रकार से व्यवस्थित हैं। दरवाजे, इस सभ्यता में लोग अपने घरों के दरवाजों को मुख्य सड़कों की तरफ न करके छोटी गलियों की तरफ रखा करते थे। ऐसा करने के पीछे हम अनुमान लगा सकते हैं कि या तो वे सुरक्षा की दृष्टि से या तो मुख्य सड़कों की धूल मिट्टी से बचने के लिए करते होंगे। बाकी ऐसा करने के पीछे कोई ठोस कारण नहीं मिला है। इस सभ्यता में सिर्फ गुजरात से पाए गए स्थल लोथल में घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलने के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। जल निकासी व्यवस्था यह इस सभ्यता की मुख्य विशेषताओं में से एक है। ऐसी व्यवस्था मेसोपोटामिया की सभ्यता में भी देखने को नहीं मिलती है। इसमें घरों से निकासी के लिए नालियां बनाई गई थीं, और यह छोटी छोटी नालियां मुख्य सड़क की नालियों से मिलती थी, और इन नालियों के बीच में हौज बनाए हुए होते थे, और नालियों से आया कचरा इस हौज में जमा होता रहता था, और बाकी पानी नालियों की मदद से शहर के बाहर भेज दिया जाता था। इन हौज की सफाई के लिए भी व्यवस्था की जाती थी। इस सभ्यता के सारे स्थलों से यह निकासी व्यवस्था प्राप्त हुई है, लेकिन गुजरात में पाए गए स्थल धोलावीरा से लकड़ी की नालियां प्राप्त हुई हैं। इसके साथ साथ घरों में कुओं के भी प्रमाण मिले हैं, जहां पर लोग पीने के पानी और पानी को जमा करते थे। शौचालय, इसमें बहुत से विदेशी पुरातत्ववेत्ता और खोजकर्ताओं ने ये कहा है कि इस सभ्यता के लोग वर्तमान जैसी व्यवस्था को उस समय जानते थे, और शौचालयों जैसी व्यवस्थाएं उन लोगों ने कर रखी थी। सामूहिक भवन, इस सभ्यता बहुत से सामूहिक भवन प्राप्त हुए हैं जो सारे लोगों या समाज के लिए बनाए गए थे। जैसे कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए स्नानागार। इस स्नानागार में 2 तरफ सीढ़ियां बनाई गई थी जिससे लोग इस स्नानागार में जा सकते थे, और इसके आसपास छोटे छोटे कमरे भी बनाए गए थे जहां लोग अपने वस्त्रों को बदल सकते थे। इस स्नानागार में बहुत सारे लोगों के स्नान करने की व्यवस्था थी, और यह एक सामूहिक स्नानागार था। इसके अलावा हड़प्पा से विशाल अन्नागार भी प्राप्त हुए हैं, जहां बहुत सारे अन्न को जमा करके रखा जाता था और वहां से उनका